हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछला क्लास छत्तीसगढ़ का मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल पढ़ाया था। उसके आगे अब हम अगली क्लास में कनेक्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत हम रामायण काल, महाभारत काल और पुराण काल को पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक तौर पर इसको हम वैदिक काल कहेंगे। पर वैदिक काल को पढ़ने से पहले समझ लीजिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है वैदिक काल। और वैदिक काल के अंतर्गत हमको 3 सेक्शंस पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है रामायण काल, दूसरा पढ़ना है हमको महाभारत काल और तीसरा पढ़ना है हमको पुराण काल। जैसे कि मैं पिछली क्लास में ही आपको स्पष्ट तौर पे बता चुका हूँ कि मेरे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाए गए छत्तीसगढ़ के विषय या मेरे प्रीवियस वीडियो जो मैंने यूट्यूब में डाले होंगे उसमें पढ़ाया गया छत्तीसगढ़, उसकी तुलना में अभी का जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ वो काफ़ी अपडेट है। नए नए तथ्यों के साथ और प्रमाणिक तथ्यों के साथ ये मेरी क्लासेस हो रही हैं। इसलिए इन क्लासेस को ज़रूर बार बार देखें, तथ्यों को याद करें, ताकि जो CGPSC 2020 की परीक्षा 14 फरवरी को होने वाली है उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सके। उसके अलावा शायद आप सब ने ध्यान दिया होगा कि जब CGPSC का कोई और छोड़ नहीं था, लाइक सितंबर अक्टूबर, तब मैंने अपने स्टेटस में रखा था कि आप सभी CGPSC के लिए तैयार हो जाएं। इस बार 14 फरवरी को प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी होने वाली है। तो ये जो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी जिसकी हम आपको करा रहे हैं, इसकी सूचना PSC की ओर से आपको 26 नवंबर 2020 को मिला होगा, पर इसकी सूचना मैंने अपने स्टेटस में लगभग 2 महीने पहले ही दे दिया था। तो आपको तो तभी से अलर्ट हो जाना था। तो खैर चलिए हम विषय की ओर आते हैं। देखिए, मैं पिछली क्लास में जब छत्तीसगढ़ का इतिहास को शुरू किया था तो उस क्लास में मैंने इतिहास का वर्गीकरण पढ़ाया था। और मैंने इतिहास के वर्गीकरण को साक्ष्य के आधार पे, वर्ष के आधार पे और धातु के आधार पे विभाजित किया था। तो मैंने कहा था कि धातु के आधार पे और साक्ष्य के आधार पे प्रागैतिहासिक काल और पाषाण काल आता है। ठीक, जिसको हमने आदि मानव का काल कहा था, मानव के सभ्यता का आरंभिक युग कहा था या अभ्युदय का समय कहा था। लेकिन जब हम इतिहास को कालक्रम के आधार पर पढ़ते हैं या वर्ष के आधार पर पढ़ते हैं, समझिएगा, तो कालक्रम के आधार पर जब हम पढ़ते हैं तो 3 भागों में बांटते हैं। मैंने पहले ही कहा है। पहला क्या कहा था? प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास और तीसरा आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास। ऐसा इसलिए बांटते हैं क्योंकि भारत का इतिहास भी कालक्रम के अनुसार ऐसा ही बढ़ता है और छत्तीसगढ़ भारत के भीतर आता है। इसलिए भारत का इतिहास चूँकि 3 खंडों में है, प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास, इसीलिए हमने छत्तीसगढ़ को भी हमने इसी तरह से बांटा हुआ है। ठीक है, लेकिन भारतीय इतिहास की इसको कनेक्ट करके देखें तो समझें कि जब प्राचीन भारतीय इतिहास की शुरू होती है, प्रारंभ होता है, तो उसमें पहला जो टॉपिक है या पहला जो चैप्टर है वह कालक्रम के हिसाब से पहला चैप्टर है सिंधु घाटी की सभ्यता। और सिंधु घाटी की सभ्यता का परिपक्व अवस्था का अगर हम कालक्रम देखें तो कालक्रम है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो कालक्रम आता है उस कालक्रम का नाम है वैदिक काल और इसका जो कालक्रम है वह है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये हुआ। और वैदिक काल को फिर हम 2 भागों में बांटते हैं। तो पहला है हमारा ऋग्वैदिक काल, और ऋग्वैदिक काल का जो कार्यकाल होता है ये होता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल जो होता है, ठीक है, यह होता है आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व। ये आपका कार्यकाल है। पहला काल आता है सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा आता है वैदिक काल, और वैदिक काल के बाद तीसरा आता है महाजनपद काल। महाजनपद काल, और महाजनपद काल का कार्यकाल है 600 से लेकर 322 ईसा पूर्व। देखिए, ये ऐसे ही चलेगा क्योंकि आप सबको पता है कि प्राचीन का कार्यकाल है 2300, इसको हमने 2500 कहा है। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा का परिपक्व शुरू होता है 2300 से और पूर्व हड़प्पा होता है 2500 से, इसलिए मैंने पिछली क्लासेस में आपको 2500 कहा होगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा।
तो प्राचीन जो है वो शुरू होता है 2500 ईसा पूर्व से और चलता है ये 1206 ईस्वी तक। तो ये 2300 से शुरू किया है हमने, इसको घटाते 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 जाएंगे 0 तक, और 0 से फिर 1 2 3 4 5 करके बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे 1206 तक। तो आप मेरी बातों को एकदम स्पष्ट ढंग से समझने का प्रयास कीजिए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको समझिए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कालक्रम के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता पहला चैप्टर है, लेकिन साक्ष्य और धातु के आधार पर पहला चैप्टर होता है प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, जिसको पिछली कक्षा में हमने पढ़ा। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल सिंधु घाटी के सभ्यता के पहले की अवस्था है। वो अवस्था है जिसमें मानव जनजीवन अस्थिर है, असभ्य है। लेकिन सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, पहले इसके नाम के पीछे ही लगा हुआ है, देखिए सभ्यता। यहाँ मानव जनजीवन काफ़ी विकसित अवस्था में है, लोगों ने पहनना सीख लिया है, खाना पीना सीख लिया है, व्यवहार सीख लिया है, संस्कृति को अडॉप्ट कर लिया है, जबकि इस समय यह नहीं था। तो अब मेरी बातों को ध्यान से समझिए, बार बार फिर मैं इस बात को कनेक्ट कर रहा हूँ कि कालक्रम के आधार पर पहला चैप्टर यह है ना, जिसका प्रागैतिहासिक काल से संबंध नहीं है। तो समझिएगा, प्रागैतिहासिक काल के बाद नियमतः चैप्टर आता है सिंधु घाटी की सभ्यता। छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में छत्तीसगढ़ में कोई भी प्रमाण हमको प्राप्त नहीं होता। याद रखिएगा, क्यों प्राप्त नहीं होता उसको आपको मैं नक्शा बना के समझाता हूँ, आप ध्यान समझिएगा। इसलिए प्राप्त नहीं होता है क्योंकि भारत की नक्शा से आप समझिएगा, ठीक है। भारत का नक्शा हम ऐसा एक रफली नक्शा हम बना के समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये मान लीजिए ये भारत का नक्शा है। तो अब इसको समझिए कि ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र पुराना जो पहले का है, ये पाकिस्तान को मिला के इस तरह से क्षेत्र था। ये वाला एरिया आपका सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है, ये वाला एरिया जहाँ पे पूरे सिंधु घाटी के निवासी रहते थे। और ये जो क्षेत्र है, ये हमारा छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। ये देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार अधिकतम महाराष्ट्र तक हुआ और इधर उत्तर प्रदेश तक हुआ। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तक विस्तार हुआ, उसके आगे उनका विस्तार हो ही नहीं पाया। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में छत्तीसगढ़ में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में छत्तीसगढ़ का कोई जानकारी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का विस्तार छत्तीसगढ़ के क्षेत्र तक नहीं हो पाया। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता जैसे ही समाप्त होता है तो उसके बाद हमारा आता है वैदिक काल। वैदिक काल को वैदिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस काल की जानकारी हमको वेदों से प्राप्त होती है। इस काल में वेदों की रचना हुई और वैदिक काल इसीलिए कहा गया क्योंकि वेदों की रचना हुई और वेद से हमको इस काल की जानकारी प्राप्त होती है। तो अब समझिएगा, जैसे ही मैं आपको यहाँ पे नाम से लिख दिया हूँ कि वैदिक काल के दो खंड हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 4 वेदों की रचना हुई। 4 वेद सबको याद होगा। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, तीसरा है अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पहले ऋग्वेद लिखा गया और ऋग्वेद से इस काल की जानकारी मिलती है 1500 से 1000 के बीच, इसलिए उसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन तीनों को बाद में लिखा गया। बाद मतलब उत्तर, इसलिए उसको बोला गया क्या? उत्तर वैदिक काल। तो 1000 से 600 ईसा पूर्व की जानकारी हमको सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से प्राप्त होती है, जबकि ऋग्वेद काल की जानकारी हमको केवल ऋग्वेद से प्राप्त होती है। अब समझिएगा, ठीक है। लेकिन इन 4 वेदों को श्रुति कहते हैं, ठीक है। श्रुति क्यों कहते हैं? क्योंकि गुरु ने सुनाया और शिष्यों ने सुनकर उसको लिपिबद्ध किया, इसलिए इसको श्रुति कहते हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कुछ स्मृति ग्रंथ भी लिखे गए। उत्तर वैदिक काल में स्मृति ग्रंथ, स्मृति मतलब जिसको मेमोरी करके लिखा गया, तो स्मृति ग्रंथों के अंतर्गत आते हैं रामायण, महाभारत और पुराण। अब मेरी बातों को स्पष्ट समझिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती क्योंकि इस काल में इस काल के मानवों का विस्तार छत्तीसगढ़ तक नहीं हुआ था। सिंधु घाटी के बाद वैदिक काल आता है। वैदिक काल को वैदिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी जानकारी का स्रोत वेद है। वेद कितने हैं? तो 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद।
1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में ऋग्वेद की रचना हुई, उसको ऋग्वेदिक काल कहते हैं। और 1000 से 600 के बीच में शेष तीनों वेदों की या बाद में लिखे गए वेदों की रचना हुई, इसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वेदिक काल में फिर से हमको छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमको जानकारी प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल में हमको जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में भी सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में जानकारी प्राप्त नहीं होती। उत्तर वैदिक काल में स्मृति ग्रंथ जो लिखे गए, रामायण, महाभारत और पुराणों में जानकारी प्राप्त होती है। ऐसा क्यों होता है, इसको भी हम चित्र के माध्यम समझते हैं। जैसे कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको भारत का जो चित्र बना करके समझाया, उसके आधार पे आप समझिए, ठीक है। ये उस समय ये फैला हुआ एरिया, ठीक। अब ध्यान समझिए, ये जो ऋग्वेदिक काल या सामवेद या यजुर्वेद या अथर्ववेद के जो रचनाकार हैं, उन रचनाकारों को हम कहते हैं आर्य। और आर्यों के संबंध में विद्वानों में एक मान्यता है कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे, अर्थात आर्य भारत के बाहर किसी स्थान से आए थे। चाहे इधर से आए होंगे, चाहे इधर से आए होंगे, चाहे इधर से, चाहे इधर से, चाहे इधर से, चाहे इधर से, चाहे इधर, कहीं से भी आए होंगे। भारत के मूल निवासी नहीं थे, भारत के बाहर कहीं किसी स्थान से आए थे। लेकिन अब सवाल यह है कि प्राचीन समय में भारत में आने के लिए केवल एक ही मार्ग था। इधर से नहीं आ सकते थे क्योंकि इधर पूरा समुद्र है, बंगाल की खाड़ी। इधर से नहीं आ सकते क्योंकि इधर पूरा हिंद महासागर है। इधर से नहीं आ सकते क्योंकि इधर अरब सागर है। इधर से नहीं आ सकते क्योंकि इधर हिमालय की चोटियाँ हैं। तो भारत में आने के लिए कहीं से भी आए, चाहे इधर से आए, चाहे इधर से आए, चाहे इधर से, चाहे इधर से, आने के लिए भारत में केवल एक ही मार्ग है, उत्तर पश्चिम, ठीक है। और जब वो उत्तर पश्चिम से आएंगे तो जहाँ स्थान उनको सबसे पहले पड़ेगा वहीं रुक जाएंगे। तो सबसे पहले ऋग्वेदिक काल में जब वो यहाँ आए तो यहीं पर भी उनका विस्तार हो गया और वहीं रुक गए वो, ठीक है। सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया और उनका विस्तार हुआ भी तो अधिकतम विंध्याचल पर्वत के, ये विंध्याचल पर्वत भारत को दो भागों में बांटता है, तो विंध्याचल पर्वत के नॉर्थ साइड तक हुआ, साउथ साइड में वो आया नहीं। और छत्तीसगढ़ कहाँ है, विंध्याचल पर्वत के साउथ साइड में। इसीलिए ऋग्वेदिक काल में आर्यों का प्रसार विंध्याचल पर्वत के उत्तर तक हुआ, अतः हमको छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब उन्होंने कृषि करना सीखा तो कृषि कार्य करने के लिए वो भारत के उत्तरी क्षेत्रों में आगे बढ़े, मैदानी क्षेत्रों में आगे बढ़े। और जब मैदानी क्षेत्रों में आगे बढ़े तब उनका संपर्क छत्तीसगढ़ से हुआ, अतः हमको उत्तर वैदिक काल से छत्तीसगढ़ की जानकारी प्राप्त होना प्रारंभ होता है। शायद तक आर्यों का प्रसार और छत्तीसगढ़ में क्यों सिंधु घाटी की सभ्यता की जानकारी नहीं मिलती या ऋग्वेदिक काल की जानकारी नहीं मिलती, आपने स्पष्ट समझ लिया होगा। और उत्तर वैदिक काल में यदि मिलती है तो क्यों मिलती है और किस में मिलती है, तो रामायण महाभारत में मिलती है, ये भी आपने स्पष्ट समझ लिया होगा, ठीक है। ये मेंस की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन प्री की दृष्टि से आपको तथ्य पूछे जाना है। तो अब हम देखेंगे रामायण काल, महाभारत काल और पुराण काल में हमारे क्षेत्रों को, नदियों को, स्थानों को किन नामों से जाना जाता था, क्या क्या यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं, इन सारी बातों को हम समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए कालक्रम के आधार पर फिर से रिपीट कर दूं, सिंधु घाटी की सभ्यता में कोई साक्ष्य नहीं मिलता। दूसरा चैप्टर है वैदिक काल का, ऋग्वैदिक काल, उसमें भी कोई जानकारी नहीं मिलता। फिर दूसरा आता है वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल में श्रुति ग्रंथों में नहीं मिलता, स्मृति ग्रंथों में हमको साक्ष्य मिलना प्राप्त होता है। तो देखिए उत्तर वैदिक काल में पहला जो हमारा स्मृति ग्रंथ है वह है रामायण। और रामायण के जो रचनाकार हैं आप सभी जानते हैं, वाल्मीकि है। वाल्मीकि रचित रामायण में हमें छत्तीसगढ़ की जानकारी प्राप्त होती है। तो वाल्मीकि रचित जो छत्तीसगढ़ है रामायण है, उस कथा के अनुसार क्या है, उस कथा को समझिए। वाल्मीकि के अनुसार उस समय कोसल एक महाजनपद था जिसके दो भाग थे। पहले भाग को हम कहते थे उत्तर कोसल और दूसरे भाग को हम कहते थे दक्षिण कोसल। इस बात को समझिएगा। उत्तर कोसल के राजा हुए राजा दशरथ और दक्षिण कोसल के राजा हुए भानुमंत, ये समझिएगा। भानुमंत की एक मात्र पुत्री हुई कौशल्या, ठीक है, ये समझिएगा। दक्षिण कोसल के राजा दशरथ का विवाह हुआ कौशल्या के साथ। चूंकि भानुमंत का कोई पुत्र नहीं, कौशल्या का कोई भाई नहीं, अतः दक्षिण कोसल भी दहेज स्वरूप उत्तर कोसल में ही समाहित हो गया। इस तरह से दक्षिण कोसल उत्तर कोसल के राजा बन गए राजा दशरथ, ठीक है। ये रामायण की कहानी है।
इन्हीं दशरथ और कौशल्या से 4 पुत्रों की उत्पत्ति हुई, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। इस बात को आप सभी जानते हैं। भगवान राम हमारे इष्ट आराध्य देव हैं, ठीक है। तो भगवान राम कौशल्या के पुत्र हुए और किन्हीं रामायण की घटनाक्रम को आप सभी जानते हैं कि किन्हीं कारणवश भगवान राम को अपना राजपाट छोड़कर, अयोध्या उनकी राजधानी थी, उस राजपाट को छोड़कर वनवास के लिए आना पड़ा। तो उस समय दक्षिण कोसल घनघोर सघन वन हुआ करता था, इसलिए भगवान राम ने वनवास के दौरान अपना अधिकतम समय, लगभग 14 वर्षों के वनवास में 10 वर्ष उन्होंने छत्तीसगढ़ के ही विभिन्न क्षेत्रों में गुजारे थे। इसलिए भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के उन स्थानों का वर्णन छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है जिन स्थानों पर उन्होंने वनवास के दौरान रुके या अपना समय व्यतीत किया, ठीक है। तो अब हम बारी बारी से छत्तीसगढ़ के उन स्थलों का नाम लेते हैं जो रामायण काल से संबंधित हैं और उनको रामायण काल में किस नाम से जाना जाता था उसकी भी हम बारी बारी से बात करेंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले रामायण काल में हम छत्तीसगढ़ को किस नाम से जानते थे, तो हमने पहले ही कह दिया दक्षिण कोसल, इस नाम से जानते थे। रामायण काल में बस्तर क्षेत्र को किस नाम से जानते थे, तो दंडकारण्य कहते थे, ठीक है। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, मैं उसको आपको समझा देता हूँ। बस्तर में एक व्यक्ति का शासन था, उस व्यक्ति का नाम था राजा दंडक। राजा दंडक, जो बस्तर पूरी तरह से आज आपको जंगल घनघोर दिखाई पड़ता है, वहाँ वैभवशाली महल हुआ करते थे, बड़े बड़े नगर हुआ करते थे। राजा दंडक एक बार जब आखेट के लिए निकले थे तो उन्होंने शुक्राचार्य की कन्या के साथ अभद्र व्यवहार किया और अभद्र व्यवहार करने के कारण शुक्राचार्य ने उनको यह श्राप दिया, ठीक है, कि तुम्हारा वैभवशाली नगर जंगल में या अरण्य में तब्दील हो जाए। और उनके श्राप के कारण ही वह पूरा नगर जंगल में तब्दील हो गया। इसीलिए राजा दंडक का नगर चेंज होकर, परिवर्तित होकर कहलाया राजा दंडक का अरण्य, इसीलिए उसका नाम पड़ा क्या, दंडकारण्य। इस बात को आप स्पष्ट तौर पे समझ लीजिएगा। जबकि यदि हम कहें कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ की बोली क्या थी, तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ की बोली थी कोसली। इसीलिए पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम बोली या भाषा कौन है, तो छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम बोली या भाषा क्या है, कोसली है, ठीक है। अब विभिन्न स्थलों के बारे में समझते हैं जो स्थल रामायण काल से संबंधित हैं। तो विभिन्न स्थल कौन कौन से हैं उसको देखते जाइए, ठीक है। विभिन्न स्थलों की बात करता हूँ जो रामायण काल से संबंधित है, उसको बारी बारी देखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यदि स्थल है तो वह स्थल है शिवरी नारायण, सबसे महत्वपूर्ण है भाई, इस बात को समझ लीजिएगा। शिवरी नारायण कौन से ज़िले में है यदि आपसे पूछा जाए तो सभी के सभी जानते होंगे, जांजगीर चांपा ज़िले में है, ठीक है। शिवरी नारायण में क्या है, तो सबरी आश्रम है, याद रखिएगा, सबरी आश्रम। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा ने एक नए विवाद को जन्म दिया। वो विवाद क्या है समझिएगा, मैं अपने बार बार अपनी क्लासेस में आपको बोलने जा रहा हूँ, आप इस बात को ध्यान समझिएगा कि मेरी पुरानी पढ़ाई गई क्लासेस उतनी अपडेट नहीं थी जितनी अब मैं पढ़ा रहा हूँ, वो क्लासेस अपडेट होंगी, ठीक है। इसलिए आप पुराने नोट्स रखे होंगे या पुराने वीडियो को देखे होंगे तो उनसे प्रभावित ना होइएगा, पुराने नोट्स में अपडेट करते चलिएगा, ये क्लासेस आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे, ठीक है। तो अभी नया विवाद जन्म हुआ है कि सबरी मंदिर कहाँ है। जो लोग शिवरी नारायण गए होंगे उन लोगों ने सब ध्यान दिया होगा कि नर नारायण मंदिर के जस्ट सामने फ्रंट में सबरी मंदिर है, लेकिन एक शब्द को लेकर के आंसर पीएससी ने गलत ले लिया। सबरी माता का मंदिर तो शिवरी नारायण और सबरी मंदिर तो खरौद, समझिएगा, एक सिली मिस्टेक, माता शब्द आ रहा है, सबरी माता का मंदिर तो शिवरी नारायण और सबरी मंदिर तो हम कहेंगे कहाँ, खरौद। इस बेसिस पर आयोग अपना उत्तर को चेंज किया हुआ है, याद रखिएगा। तो शिवरी नारायण में सबरी आश्रम है। सबरी आश्रम कहने का मतलब यहाँ सबरी नाम की एक महिला रहती थी जो राम की अनन्य उपासिका थी। सबरी की जनजाति याद रखिएगा, सबरी की जनजाति थी भील। कई लोग सबरी नाम के कारण उसको सबरिया जनजाति कह देते हैं, ये बहुत ही सरासर गलत है। सबरिया जनजाति, उसका नाम सबरी था, वह सबरिया जनजाति की नहीं थी। सबरी जो है भील जनजाति को बिलोंग करती थी, उसका नाम सबरी है, सबरिया जनजाति नहीं है, ठीक है। तो सबरी राम की उपासिका थी जो कि भील जनजाति की थी
और जब भगवान राम अपने वनवास के दौरान शिवनारायण पहुँचे तो उन्होंने सबरी माता के जूठे बेर को खाया, या तीनों मिलके खाए, राम लक्ष्मण और सीता माता। ठीक है। दूसरा हमारा स्थान है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खरदौद। ठीक है। खरौद का प्राचीन नाम इंद्रपुर था, लेकिन ये रामायण काल संबंधित नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के मध्यकाल संबंधित है। तो खरौद में खर नामक राक्षस का शासन था, जिसको खरदूषण भी बोलते हैं। खरदूषण नामक राक्षस, ठीक है, का शासन था, जिसका वध किसने किया था? लक्ष्मण ने किया था। साथ ही साथ खरौद में ही शिवलिंग की स्थापना करके भगवान लक्ष्मण ने और राम ने शिव की आराधना की थी। उसी स्थान पर ही बाद में ईशान देव ने, ठीक है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण कराया है। तो लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण लक्ष्मण भगवान ने कराया है ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। बस वहाँ पर शिवलिंग बना करके उन्होंने पूजा की थी। तो पहला है शिवनारायण, दूसरा है क्या आपका खरौद, तीसरा आते हैं, समझिएगा। तीसरा आपका स्थल है रामगढ़। अब ये रामगढ़ क्या है इस बात को समझिएगा। ठीक है। ये रामगढ़ वाले कौन से आटा चक्की का आटा खाते हैं वाला रामगढ़ नहीं है, शोले पिक्चर का, बात समझिएगा। रामगढ़ सरगुजा जिले में स्थित है। ठीक है। रामगढ़ सरगुजा जिले में स्थित है। 2 मिनट। रामगढ़ सरगुजा जिले में स्थित है और रामगढ़ में सीता बेंगरा नामक एक स्थान है जहाँ पर सीता माता के रुकने का साक्ष्य मिलता है। ठीक है। तो बात को समझिएगा। खरौद भी जांजगीर चांपा में है। यदि आपसे जिला पूछा जाएगा तो खरौद कहाँ है? जांजगीर चांपा में है। और रामगढ़ कहाँ है यदि आपसे कहा जाए तो रामगढ़ है आपका सरगुजा में। और रामगढ़ में क्या है तो सीता बेंगरा है। ठीक है। सीता बेंगरा गुफा है जहाँ पर क्या प्राप्त होता है? सीता रसोई। जहाँ पर क्या प्राप्त होता है भाई? सीता रसोई प्राप्त होता है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या प्राप्त होता है तो लक्ष्मण झूला। तो सीता रसोई, लक्ष्मण झूला, ठीक है, सीता बेंगरा, ये सब रामगढ़ की गुफा में प्राप्त होते हैं, जिसे प्राप्त पता चलता है कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान यहाँ पर रुके हुए थे। ठीक है। 1-2 मिनट रुकिएगा, एक बात और बताता हूँ मैं। रामगढ़ में एक और चीज़ था, वशिष्ठ ऋषि का आश्रम, जिसको मैं आपको बताना चाह रहा था। रामगढ़ में ये नया फैक्ट है, इसको ऐड कर लीजिएगा। रामगढ़ में था वशिष्ठ ऋषि का आश्रम। यदि आपसे पूछा जाए कि वशिष्ठ ऋषि का आश्रम छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त होता है तो वशिष्ठ ऋषि का आश्रम प्राप्त होता है कहाँ से? रामगढ़ से। ठीक है। अगला जो स्थल मैं इधर लिखता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है। रामायण काल में पहला हो गया शिवनारायण, दूसरा हो गया खरौद, तीसरा हो गया रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक है। चौथा है आपका सिहावा। ठीक है। तो सिहावा में श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। श्रृंगी ऋषि का आश्रम, समझिएगा। क्या होता है आप सबको पता होगा रामायण की कहानी में कि जब राम और लक्ष्मण अपना विद्या पूर्ण करते हैं तो कुछ ऋषि, ठीक है, राम और लक्ष्मण को बुलाने के लिए अयोध्या आते हैं। उनका बुलाने का मूल मकसद जो होता है वो ये होता है कि जब भी वो यज्ञ करने बैठते हैं तो कुछ राक्षसों के द्वारा उनके यज्ञ में विघ्न बाधा डाला जाता है। हड्डी गिरा देना, मादक पदार्थों को गिरा देना। तो उन असुरों के आक्रांताओं से वे काफ़ी परेशान थे ऋषि मुनिगण। तो ऋषि मुनिगण काफ़ी निवेदन करते हैं राजा दशरथ को वशिष्ठ से। तो वशिष्ठ के कहने पर राम और लक्ष्मण राक्षसों के आक्रांताओं से ऋषियों की रक्षा करने हेतु कहाँ आते हैं? सिहावा आते हैं। जब सिहावा आते हैं तो उनको बहुत सारे ऋषियों के साथ मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जिसमें प्रमुख जो ऋषि थे उस समय अंगिरा ऋषि, गौतम ऋषि, श्रृंगी ऋषि, वाल्मीकि आदि से उनको मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो सिहावा इसलिए प्रसिद्ध है। आगे बात को समझिएगा। अगला जो स्थल आता है उसमें है आपका तुरतुरिया। ठीक है। तुरतुरिया, तो तुरतुरिया कहाँ आता है तो बलौदा बाजार में आता है, याद रखिएगा। सिहावा धमतरी में है और तुरतुरिया बलौदा बाजार में है। यहाँ पे वाल्मीकि का आश्रम है। ये बात को सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वाल्मीकि का आश्रम। जब सीता माता को भगवान राम त्यागते हैं एक धोबी के कहने पर, तो सीता माता अपना शरण लेने के लिए कहाँ आती है? वाल्मीकि के पास। और वाल्मीकि का आश्रम कहाँ होता है? तुरतुरिया में। तो यह सीता की शरण स्थली है और सीता माता का जन्म भी यहीं होता है। तो यह सीता माता लव कुश को जन्म ही देती हैं, तो यह लव कुश की जन्म स्थली भी है। लव कुश की जन्म स्थली, सीता माता की शरण स्थली, इस बात को समझिएगा। अगला जो एक स्थल है वह है चंद्रखुरी। ठीक है। तो चंद्रखुरी रायपुर में है। राम भगवान की माता कौशल्या, ठीक है,
कौशल्या का जन्म स्थली कहाँ है? तो चंद्रखुरी में है। और कौशल्या माता का मंदिर भी कहाँ है? तो चंद्रखुरी में है। उसके बाद आता है आपका सिरपुर। सिरपुर बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिरपुर कहाँ है? तो महासमुंद में है। जब राम भगवान के पश्चात लव और कुश में साम्राज्य का बंटवारा होता है तो लव को उत्तर कोसल मिलता है और उसकी राजधानी अयोध्या बनती है, और कुश को दक्षिण कोसल मिलता है। तो दक्षिण कोसल में कुश सिरपुर को अपनी राजधानी बनाते हैं, इसलिए सिरपुर को कुश की राजधानी होने के कारण क्या कहा गया है? कुश स्थली कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं जिसको बताया चलता हूँ। ये मेन पॉइंट तो आप सबको शायद क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसके अलावा गीदम को जटायु की नगरी कहा गया है। जटायु की नगरी, जो गिद्धराज जटायु था उसका निवास स्थान गीदम था। और कोंटा सुकमा में बाणासुर, ठीक है याद रखिएगा, बाणासुर नामक राक्षस का निवास था। कोंटा सुकमा, ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, याद रखिएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गीदम जटायु की नगरी, ठीक है, कोंटा सुकमा बाणासुर नामक राक्षस का नगर, वशिष्ठ ऋषि का आश्रम रामगढ़, ठीक है, 10वां लोमस ऋषि का आश्रम राजिम, फिर से लिख देता हूँ मैं, राजिम गरियाबंद। राजिम किस जिले में आता है? गरियाबंद में आता है। तो राजिम गरियाबंद में किसका आश्रम था यदि आपसे पूछा जाए तो? लोमस ऋषि का आश्रम। लोमस ऋषि का आश्रम जो कहाँ था? यह था राजिम में। ठीक है, फिर उसके बाद 11 नंबर दंडकारण्य। दंडकारण्य को आप पहले ही पढ़ चुके हो, राजा दंडक का नगर था। लेकिन दंडकारण्य में, ठीक है, विश्वामित्र, जानते होगे मेनका और विश्वामित्र वाला कहानी, तो विश्वामित्र और शुक्राचार्य विश्वामित्र और शुक्राचार्य का आश्रम था। विश्वामित्र और शुक्राचार्य का आश्रम कहाँ था यदि आपसे कहा जाए तो ये कहाँ था? दंडकारण्य में। ठीक है, उसके अलावा एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट बात जिसको आपको समझना चाहिए, यदि पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर सर्वप्रथम भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के कदम पड़े, जिसको हम कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में भगवान राम का पहला पड़ाव, समझिएगा, तो पहला पड़ाव छत्तीसगढ़ के उत्तर साइड से हुआ था, कोरिया साइड से। तो सीतामढ़ी हर चौका जो कि कोरिया सरगुजा में है, यहाँ भगवान राम, लक्ष्मण और सीता का पहला पड़ाव माना जाता है। ठीक है, साथ ही साथ एक नदी का भी वर्णन मिलता है, वो नदी है इंद्रावती। इंद्रावती नदी का वर्णन मंदाकिनी नाम से किया गया है। इंद्रावती नदी का वर्णन किस नाम से किया गया है? मंदाकिनी के नाम से किया गया है। तो समझिए, यहाँ से मैंने जो फैक्ट बताना शुरू किया है ये सभी इस अपडेट क्लास के फैक्ट हैं। ठीक है, अभी और भी सब फैक्ट बताने मुझे बाकी हैं। तो रामायण काल में ये सारी बातें मैंने बताई, पहले कहानी बताई, उसके बाद जो संबंधित स्थल है उसके बारे में बताया। अब इस रामायण काल को हम थोड़ा करेंट इवेंट से जोड़ करके भी देखते हैं। ठीक है, तो करेंट इवेंट्स जब जोड़ कर देखते हैं तो इसको समझिए कि क्या जोड़ कर देखते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट उसको समझिएगा। देखिएगा, रायपुर का एक संस्थान है अस्मिता संस्थान। रायपुर में एक संस्थान है अस्मिता संस्थान। तो यह रायपुर का जो अस्मिता संस्थान है यह छत्तीसगढ़ सरकार के आदेशानुसार इन्होंने उन स्थलों का शोध कराया जहाँ से भगवान राम वन गमन गए थे। इसको राम वन गमन पथ का नाम दिया गया और शोध कराया गया। किसके द्वारा? अस्मिता संस्थान रायपुर के द्वारा। राम वन गमन पथ के लिए शोध किया गया तो ऐसे 75 स्थलों को चिन्हांकित किया गया जहाँ से भगवान राम हो करके गुजरे हैं। और 75 स्थलों में से उन्होंने 51 स्थलों को चुना है जिनको पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। समझिएगा, राम वन गमन पथ के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 51 स्थलों को चयनित किया गया है। और इस 51 स्थलों में से 8 स्थलों को पहले चरण में विकसित किया जाएगा। और 8 स्थलों की जो विकसित करने के लिए पहला स्थल चुना गया है
वो है चंद्रखुरी रायपुर। चंद्रखुरी रायपुर से शुरू करके 8 स्थलों को पहले विकसित किया जाएगा, फिर धीरे धीरे 51 स्थलों को विकसित किया जाएगा। तो इसका शोध कार्य करने वाला है अस्मिता संस्थान, ठीक है। लेकिन अस्मिता संस्थान ने शोध कार्य करने के लिए किन साहित्यकारों के बुक को आधार बनाया है? तो पहला साहित्यकार है मन्नूलाल यदु और दूसरा है हेमू यदु। तो मन्नूलाल यदु और हेमू यदु इन दोनों की रचना है, इनका है दंडकारण्य रचना का नाम और इनका है राम वन गमन पथ। इन दोनों के रचनाओं के आधार पर अस्मिता संस्थान ने 75 स्थलों का खोज किया है और 51 स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। इस बात को आप बहुत ही सहज और सरल ढंग से याद रखिएगा। ये करंट इवेंट के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये इस तरह से आपका रामायण काल खत्म होता है। आपको यदि क्लासेस फिर से देखना सुनना होगा तो आप कृपया करके बैक कीजिएगा, प्रीवियस मोड पे जाइएगा और बार बार इन वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, ताकि आपको नए फैक्ट याद हो जाएं। पूरी तरह से अपडेट क्लास है। अगली बात और समझिएगा, ये बाणासुर नामक जो राक्षस का स्थान था, कोंटा सुकमा जिसको अपन कह रहे हैं गिदम, ठीक है। उसके अलावा एक बात और बता दूं, बारसूर, ठीक है। तो बारसूर में एक बात समझिएगा, एक जगह और नहीं बता पाया था, 14 बारसूर में ही संजीवनी वटी था। यहीं से वो संजीवनी वटी ले गए थे। संजीवनी वटी का केंद्र कहाँ था? तो बारसूर में था, याद रखिएगा। जहाँ से भगवान लक्ष्मण, ठीक है, किसके लिए संजीवनी वटी ले गए थे भाई? लक्ष्मण के लिए। तो अब छत्तीसगढ़ में कोई फैक्ट ऐसा नहीं जो छूटा होगा, समझ आ रहा है ना। जटायु निवास स्थान से लेकर के संजीवनी वटी तक का स्थल आपको ज्ञात हो चुका है। आपका काम अब बढ़ते जा रहा है। हमारा क्या है, हम पढ़ाने वाले हैं, अपडेट करके आपको प्रामाणिक अपडेशन के साथ आपको फैक्ट दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये रामायण काल खत्म। अब शुरू करते हैं हम महाभारत काल। क्लियर है? चलिए महाभारत काल में आते हैं, समझिएगा। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम पढ़ रहे हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में हमने पहला टॉपिक पढ़ा है क्या? रामायण काल। अब दूसरा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वह है महाभारत काल, ठीक है। देखते जाइएगा, समझते चलिएगा कि इस काल में क्या क्या नाम पड़ा छत्तीसगढ़ का और छत्तीसगढ़ के कौन कौन से स्थल संबंधित हैं, ठीक है। रामायण काल के बाद महाभारत काल, इसमें जानकारी थोड़ी कम है, कोई बहुत खास नहीं है, ध्यान समझिएगा। तो दूसरा टॉपिक उत्तर वैदिक काल का वह है महाभारत काल। गायत्री ये ब्लैक इंक भरो, ब्लैक इंक भर दो। देखिए, महाभारत काल के बारे में पहले अपन नाम समझते हैं। तो महाभारत काल में सबसे पहले हम समझते हैं, समझिएगा, स्पष्ट बात कर रहा हूँ मैं। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को कहा जाता था प्राग कौशल। अब सवाल यह है कि महाभारत काल के किस खंड में? तो महाभारत काल के सभा पर्व खंड में इस बात का वर्णन है कि छत्तीसगढ़ को प्राग कौशल कहा जाता था, ठीक है। दूसरा बात, छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरा जो क्षेत्र था वो था बस्तर। तो बस्तर को कहते थे हम कांतार या महाकांतार, ठीक है। कांतार या महाकांतार, ये बस्तर के लिए कहा जाता था। अन्य जो स्थल हैं, ठीक है, विभिन्न स्थल, वे कौन कौन से हैं वो देखिए। पहला, तो सबसे पहला स्थल है रतनपुर। रतनपुर को महाभारत काल में कहा जाता था मणिपुर, ठीक है। और यहाँ पे किसकी नगरी है, मतलब कौन रहता था यहाँ पे? तो यहाँ पर रहता था मोरध्वज। यहाँ पर कौन रहता था? तो मोरध्वज। ये बात को समझिएगा, मोरध्वज की राजधानी थी, मोरध्वज नामक शासक रहता था। इसी मोरध्वज ने एक नया नगर बसाया, उसका नाम था आरंग, ठीक है। उसका नाम था क्या? आरंग। इसे भांडेर भी कहा जाता था, ठीक है। तो आरंग या भांडेर, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर कौन था? ताम्रध्वज निवास करता था। अब वो मोरध्वज का या तो पुत्र रहा होगा या तो मोरध्वज का भाई रहा होगा।
लेकिन भांडेर को या आरंग को मोर ध्वज नगरी कहते हैं, मोर ध्वज नगरी, क्योंकि मोर ध्वज ने उसको क्या किया था, बसाया था, इसलिए उसको मोर ध्वज नगरी कहते हैं। तीसरा, ये बात को समझिएगा, रतनपुर हो गया, आरंग हो गया, ठीक है। तीसरा आपका है जो इम्पोर्टेंट, वो है आपका चित्रा मतलब सिरपुर, इसको देखते हैं, सिरपुर। तो सिरपुर जो क्षेत्र है, ठीक है, उसको कहा जाता था चित्रांगतपुर, चित्रांगतपुर, और ये ब्रभ्रुवाहन की राजधानी थी। अब ये सवाल है कि ब्रभ्रुवाहन कौन है? अर्जुन, महाभारत का नायक अर्जुन और उसकी पत्नी चित्रांगदा का पुत्र था ब्रभ्रुवाहन, और ब्रभ्रुवाहन ने अपनी माता चित्रांगदा के नाम पर सिरपुर का नाम रखा, क्या, चित्रांगतपुर। अगला एक स्थल महाभारत का संबंधित है, वह है गुंजी। गुंजी यदि किस जिले में है आपसे पूछा जाए तो जांजगीर जिला में है, शक्ति में। सिरपुर महासमुंद में, आरंग रायपुर में, और रतनपुर बिलासपुर में। भाई इसको तो बताना नहीं पड़ेगा, मेरे ख्याल से आप सब जानते होंगे, आरंग रायपुर, सिरपुर महासमुंद और बिलासपुर रतनपुर, ठीक है। गुंजी को ऋषभ तीर्थ, गुंजी को कहा गया है ऋषभ तीर्थ, याद रखिएगा, गुंजी उस समय का एक तीर्थ स्थल था जिसे ऋषभ तीर्थ कहते थे। अगला जो स्थान है रामायण काल संबंधित, वह है खल्लारी, समझिएगा। खल्लारी कहाँ है? तो महासमुंद में है, ठीक है। खल्लारी यदि पूछा जाए कि किस जिले में है तो महासमुंद जिले में है। और खल्लारी में क्या क्या साक्ष्य मिले हैं इसकी बात करें तो खल्लारी में का प्राचीन नाम या महाभारत कालीन नाम था खल्लवाटिका। यहाँ पर लाक्षागृह के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे लाक्षा का मतलब लाख से है, लाख जिसकी चूड़ी बनती है, तो लाक्षागृह का साक्ष्य कहने का मतलब कौरवों के द्वारा पांडवों को वनवास के दौरान लाख का महल बनाकर दिया गया और उस लाख के महल में उन्हें जलाकर मारने की साजिश रची गई, उसे ही हम लाक्षागृह की घटना कहते हैं, उसके साक्ष्य मिलते हैं। उसके अलावा भीम के पद चिन्ह के नाम, भीम के पद चिन्ह के नाम प्राप्त होते हैं, भीम के पद चिन्ह के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो इस रतनपुर, आरंग, सिरपुर, गुंजी, खल्लारी, ये सभी के सभी स्थल महाभारत काल से संबंधित हैं। छत्तीसगढ़ का नाम प्राग कौशल मिलता है किसमें? सभा पर्व में। उसके अलावा इसमें एक भीष्म पर्व भी है महाभारत में। तो भीष्म पर्व में, ठीक है, बात को समझिएगा, भीष्म पर्व में क्या बोलते हैं, महानदी का वर्णन है। भीष्म पर्व में महानदी का वर्णन है और महानदी को भीष्म पर्व में चित्रोत्पला नाम से संबोधित किया गया है, चित्रोत्पला। देखिए इतने फैक्ट फिर मैंने रामायण काल में अपडेट, महाभारत काल में अपडेट कर दिए। छत्तीसगढ़ को प्राग कौशल, छत्तीसगढ़ को महाभारत के सभा पर्व में कहा गया है और महाभारत के भीष्म पर्व में महानदी को चित्रोत्पला कहा गया है। कृपया करके इन तथ्यों को याद करें, ठीक है। क्लासेस अपडेट होती हैं, यदि आप अपडेट नहीं होंगे तो आपको उसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल का रामायण काल खत्म, उत्तर वैदिक काल का महाभारत काल खत्म। अब हम पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल में पुराण काल या अन्य तथ्य कह के करें तो मैं इस साइड में आपको पुराण काल का वर्णन करता हूँ, देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। देखिए, तो पुराणों में और ब्राह्मणों में, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण वेदों का एक भाग है। वेद के 4 भाग होते हैं, ठीक है। संहिता, ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद 4 भाग होते हैं। पुराण को पंचम वेद कहते हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। तो पुराणों में नदियों का वर्णन है, पहले उसकी बात करते हैं। पुराणों में सबसे पहले जिस नदी का वर्णन है वो नदी है महानदी। महानदी को चित्रोत्पला भी कहा गया है और नीलोत्पला भी कहा गया है। चित्रोत्पला पहला और दूसरा कहा गया है नीलोत्पला। तो महानदी को नीलोत्पला कहा गया है वायु पुराण में। याद रखिएगा, महानदी वायु में नीला हो जाता है, महानदी वायु के प्रभाव से नीला हो जाता है। तो याद रखिएगा, वायु से वायु पुराण, वायु के प्रभाव से नीला हो जाता है। जबकि चित्रोत्पला कहेगा तो चित्रोत्पला मत्स्य पुराण में है,
स्कंद पुराण में है, ब्रह्म पुराण में है, और अभी मैंने बताया आपका भीष्म पर्व में है। इन सब में इसको महानदी को चित्रोत्पला कहा गया है। अगला आता है आपका मांड नदी। तो मांड नदी को कहा गया है मंदवाहिनी। मंदवाहिनी, तो मंदवाहिनी कहा गया है मार्कंडेय पुराण में, मार्कंडेय पुराण में। तीसरा नदी आता है आपका नर्मदा। तो नर्मदा नदी को रेवा नदी कहा गया है, रेवा नदी। तो नेवा नदी इसको दो ब्राह्मणों में कहा गया है, एक कौशितिकी, कौशितिकी ब्राह्मण में कहा गया है रेवा नदी, और दूसरा सतपथ, सबसे प्राचीन ब्राह्मण है सतपथ ब्राह्मण। तो सतपथ ब्राह्मण में भी इसको कहा गया है क्या, रेवा नदी। ठीक है, तो इस तरह से आपका उत्तर वैदिक काल के तीनों सेक्शन, रामायण काल, महाभारत काल और पुराण काल समाप्त होते हैं। ठीक है, मैं 40 से 45 मिनट की पर क्लासेस आपको लिए शेड्यूल करके रखा हूँ ताकि आपको पढ़ने में बोझिल भी ना रखे। मैं आपसे फिर से निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज़ इन तथ्यों की ओर ध्यान दें। ये सभी तथ्य नए सिरे से अपडेट किए गए हैं, आपके लिए स्पेशली मेहनत किया जा रहा है ताकि आपको CGPSC 2020 में निश्चित तौर पर सफलता मिले। इन वीडियो को बारंबार देखें, 2 से ढाई घंटा 3 घंटा एक वीडियो को देखें, प्रीवियस कर करके आप मोड पे जा के देखें ताकि आपको तथ्य याद हो जाए, दोबारा उसको देखने या पढ़ने की आवश्यकता ना हो। जो महत्वपूर्ण बात है, नए तथ्य मिल रहे हैं, उनको अपने नोट्स पे लिखते जाएं। ठीक है, चलिए तो गुड बाय, फिर से मिलते हैं अगली क्लास में।